नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। चलिए इस बुलेटिन में देखते हैं देवभूमि उत्तराखंड की खबरें। उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन करेंगे नामांकन। 20 जून को नामांकन करेंगे काजी निजामुद्दीन। नामांकन में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी रहेंगे उपस्थित। मंगलौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी है निजामुद्दीन। तो कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन 20 जून को नामांकन करेंगे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहेंगे। निजामुद्दीन मंगलौर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं। वहीं अगर बद्रीनाथ सीट का जिक्र किया जाए तो बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला भी 22 जून को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो उत्तराखंड में 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसे लेकर के तैयारियां तेज हो चली है। दोनों ही पार्टियां कमर कसे हुए हैं। लगातार प्रचार किया जा रहा है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस बीच जानकारी ये मिल पा रही है कि उत्तराखंड के उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस प्रत्याशी कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे, यानी कि 20 जून को नामांकन करेंगे काजी निजामुद्दीन। नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी इनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। इनके अलावा प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी मौजूद रहेंगे। जब नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे कांग्रेस प्रत्याशी, मंगलौर सीट से कांग्रेस ने भरोसा जताया है काजी निजामुद्दीन पर। तो देवभूमि में उपचुनाव को लेकर के तैयारियां तेज हो चली है। उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियां तेज हो चली है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होना है। बीजेपी कर चुकी है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी घोषणा कर दी गई है। बद्रीनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी है राजेंद्र सिंह भंडारी। मंगलौर सीट से करतार सिंह भड़ाना को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव होगा, जिसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। बद्रीनाथ सीट से बीजेपी प्रत्याशी है राजेंद्र सिंह। मंगलौर सीट से करतार सिंह भड़ाना पर भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया है। तो उधर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों के घोषणा कर दी है, नामों का ऐलान कर दिया है। 20 जून को नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे कांग्रेस उम्मीदवार काजी निजामुद्दीन। मंगलौर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार है काजी निजामुद्दीन और 20 जून को नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद बद्रीनाथ सीट का जिक्र किया जाए तो कांग्रेस प्रत्याशी है लखपत बुटोला। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत 22 जून को अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। 10 जुलाई को दोनों सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। उपचुनाव को लेकर के दोनों ही दलों ने, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ही दलों ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। एक दूसरे के बीच कड़ी टक्कर उपचुनाव में देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा पर होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। मंगलौर उपचुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए जानकारी दी है कि इस बार मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस की विजय होगी। जीत का दावा यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है। आगे उन्होंने कहा कि लगातार कांग्रेस चुनाव की तैयारियों में रहती है। कांग्रेस अन्य दलों को पीछे करके इस बार विजय हासिल करेगी। उन्होंने ये भी बताया है कि ग्राउंड जीरो से लेकर के सभी तैयारियां मंगलौर उपचुनाव की पूरी हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं ने अपनी हाजिरी लगाई, जिसमें कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, बड़े चेहरे और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए यहाँ जिम्मेदारी दी है। मैं कांग्रेस पार्टी का, अपनी तमाम लीडरशिप का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और ये उपचुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में है। एक विचारधारा जिसका प्रतिनिधित्व मोदी जी करते हैं, जिसमें 2-3 औद्योगिक घरानों के लिए काम करते हैं, और एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व राहुल गांधी जी करते हैं, जो किसान की, मजदूर की, गरीब की, युवाओं की, बेरोजगारी की, महंगाई की बात करते हैं। तो जनता को तय करना है वो यहाँ कौन सी विचारधारा पसंद करेगी। अब
यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को प्रदेश की नहीं, देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है और उनके पास इस पूरी विधानसभा में कोई प्रत्याशी नहीं था, पूरे प्रदेश में प्रत्याशी नहीं था। उन्होंने आयातित एक प्रदेश बाहर का प्रत्याशी लाकर यहाँ बिठाया है। उपचुनाव में काजी जी आज से तैयारी नहीं कर रहे हो, जब से मतलब 4-5 महीने लगभग हो गए हैं। काजी भाई लगातार कार्यक्रम में हैं और 2022 में जब काजी भाई बमुश्किल 400-500 वोटों से हारे थे, तभी से लोगों के बीच में एक चर्चा थी कि एक होनहार पढ़े लिखे नौजवान को हमने हराया है और लोगों में एक सिंपैथी भी है कि काजी जिसने गन्ना किसानों के सारे मामले उठाए, मजलूमों के मामले उठाए, जिनके परिवार ने यहाँ चीनी मिल लगाने में मदद करी, जिनके टाइम में यहाँ नवोदय विद्यालय खुला और भी कई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना के टाइम में अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने में सहयोग किया, उस सबको लोगों ने याद किया है। और वही कारण था कि लोकसभा के चुनाव में पूरे हरिद्वार लोकसभा सीट में सर्वाधिक मतों से अगर किसी ने कांग्रेस को जीता के भेजा तो काजी निजामुद्दीन थे। 23,000 से ज्यादा वोटों से वो जीता आया है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो से सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, कल का दिन बेहद ही अहम है। कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। उम्मीदवारों की घोषणा दोनों ही तरफ से कर दी गई है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद अब नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कल यानी 20 जून को अब जो मंगलूर के प्रत्याशी है काजी निजामुद्दीन, जो कांग्रेस के प्रत्याशी और कद्दावर नेता भी हैं, इनका कल नामांकन है। इनके साथ कई बड़े चेहरे रहने वाले हैं। अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात की जाए या प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की बात की जाए तो ऐसे कई बड़े चेहरे इनके साथ रहने वाले हैं। हालांकि भाजपा भी जीत को लेकर अस्वस्थ नजर आ रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि मंगलौर एक ऐसी सीट है, 5 बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा अपना यहाँ खाता नहीं खोल पाई है। हालांकि बीते वर्ष जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस को भी हार का सामना करना पड़ा था, यहाँ से जो विधायक थे वो बसपा के विधायक थे सरबत करीम अंसारी, लेकिन उनका निधन हो गया। उसके बाद अब इस सीट पर उपचुनाव होना है, जिसके बाद अब उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो गई है। यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा की तो एक और कड़ाके की टक्कर है। दूसरी ओर बसपा ने भी अपना जो प्रत्याशी है वो भी मैदान में उतार दिया है। यानी कह सकते हैं कि जो पार्टी है उनके जो प्रत्याशी है उनमें यानी कि ये कहा जा सकता है संजय कि इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। जैसे कि आप जानकारी दे ही रहे हैं कि बीजेपी यहां से जीत हासिल करने में हर बार नाकाम साबित रही है। कांग्रेस की हमेशा जीत हुई है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। इस बार के समीकरण क्या कुछ बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर बसपा और कांग्रेस की बात की जाए तो दोनों में भी अच्छी फाइट रहने वाली है और दूसरी ओर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा भी अपने दावे और वादों के साथ यहाँ पर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। इनके जो प्रत्याशी है करतार सिंह भड़ाना रहने वाले हैं, हालांकि हरियाणा के रहने वाला है और जीत को लेकर ये भी पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इनका भी यही कहना है कि हम इस बार इस सीट को हासिल करके रहेंगे, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में पूरे उत्तराखंड में 5 संसदीय सीटें हैं। 5 की 5 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अब जिस तरह से जीत होनी है कांग्रेस की, दो सीटें उत्तराखंड में, बद्रीनाथ की बात की जाए या फिर मंगलूर सीट की बात की जाए, दोनों पे ही उपचुनाव होने वाले हैं। क्योंकि बद्रीनाथ से भी हमने देखा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था, जिसके बाद वहां पर भी अब उपचुनाव होना है और मंगलौर में भी उपचुनाव होना है। इसको लेकर जो प्रत्याशी है वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लगातार अपने वादे और दावे लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हालांकि 10 जुलाई को यहाँ पर चुनाव होना है और 13 जुलाई को मतगणना होनी है। देखने वाली बात होती है जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है, किस में ये सीट जाती है। चलिए, ठीक है संजय, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, कल को लेकर के कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ तैयारी है? साथ ही साथ जिस तरीके से आपने पूरा ब्रीफ किया कि किस तरीके के वहां पर समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। करण महारा को हमने अब से कुछ देर पहले सुना, करण महारा की तरफ से कहा जा रहा है कि काजी निजामुद्दीन ने ग्राउंड जीरो पर बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन वहां की जनता के लिए काम बहुत अच्छे किया। इसलिए पूरा विश्वास है कि वहां की जनता काजी निजामुद्दीन पर भरोसा जताएगी, प्यार लुटाएगी। क्या आपको क्या लग रहा है? आपकी मौजूदगी ग्राउंड जीरो पर रहती है, क्या लग रहा है इस बार वहां पर? देखिए, अगर मंगलौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो ग्रामीण और देहात क्षेत्र वहां पर है, जनता की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो काजी निजामुद्दीन बहुत बेहतर समझते हैं। हालांकि जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा है, वहां पर जो भाजपा प्रत्याशी थे उनको
कहीं ना कहीं तीसरे नंबर, यानी उसको लोग समझ नहीं पाए हैं जिस तरह से उन्होंने जनता से वायदे किए। तो हमें नहीं लगता है कि इस बार भी भाजपा को वहां से कुछ खास वोट मिलने वाली है। लेकिन जीत को लेकर पूरी तरह जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो पूरी तरह अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से हम लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी को देखते हैं, यानी काजी निजामुद्दीन को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच रहने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन ये आने वाला 13 जुलाई का फैसला बताएगा कि किसके खाते में कितनी वोट जाती है और बिल्कुल किसको संजय, जनता आने अपना वाली 13 जुलाई ही ये बताएगी कि आखिरकार जनता ने किसे चुना है, किस पर अपना प्यार दुलार और आशीर्वाद लुटाया। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड में फिर एक बार मौसम का मिजाज बदला है। गर्म लू पर मौसम ने फेरा है पानी, तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी है। देहरादून, मसूरी में हुई है झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। प्रदेश भर में बारिश तूफान को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ी इलाकों पर तो ऑरेंज अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी कर दिया गया है। पहाड़ों में बारिश और बिजली चमकने का अलर्ट भी जारी किया है। गर्म लू के इरादों पर मौसम ने पानी फेर दिया है। तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी है, लोगों ने राहत की सांस ली है। राजधानी देहरादून समेत मसूरी में भी झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली है। आईएमडी की तरफ से राज्य में देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत समेत राज्यों के अधिकांश हिस्सों में हल्की बारिश के साथ तेज हवाओं को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला, मौसम ने करवट ली। कई जगहों पर हल्की बारिश हुई है तो कई जगहों पर झमाझम बारिश देखने को मिली है, जिससे कि गर्मी से लोगों को राहत मिली है। तस्वीरें भी आप देखिए कि मौसम कितना सुहावना हुआ है। उधर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश और बिजली चमकने को लेकर के ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी है। देखिए, पहाड़ों पर तो लोगों को राहत मिल गई है, लेकिन मैदानी इलाकों को अभी भी राहत का इंतजार है। यहाँ पर लोगों का गर्मी से बुरा हाल है। हालांकि पहाड़ों के लोगों के लिए अच्छी खबर है कि गर्म हवाओं से उन्हें राहत मिली है, तेज धूप से राहत मिली है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। गर्म लू पर मौसम ने पानी फेर दिया है। तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी है। गर्म लू पर मौसम की तरफ से पानी फेरा गया है। जिस तरीके से लगातार गर्म हवाएं चल रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, उनसे थोड़ी सी राहत लोगों को मिली है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी है। देहरादून, मसूरी में झमाझम बारिश हुई है, जिसके कारण लोगों को गर्मी से, चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। उधर मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। न केवल एक जगह पर बल्कि प्रदेश भर में बारिश और तूफान को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में यह अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है कि तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। 60 से 70 बढ़कर के 80 किलोमीटर की तेजी से हवाएं चलेंगी। नैनीताल, चंपावत में भी हल्की बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है कि चंपावत में भी हल्की बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में तेज गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। उधर 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का आसार भी है कि 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तो चिलचिलाती गर्मी से, गर्म लू से लोगों को राहत मिली है। बारिश ने दस्तक दी है। कई इलाकों में लोगों को राहत मिली है, लोगों ने राहत की सांस ली है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। हरिद्वार से हमारे सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं, तो उधर देहरादून से अनुज अवस्थी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हरिद्वार का रुख करते हुए संजय, हरिद्वार में कैसा मौसम हो रहा है, किस तरीके के वहां पर हालात बने हुए हैं? देखिए आंचल, हरिद्वार वासियों के लिए अच्छी खबर है, जहां एक पहाड़ों में कहीं ना कहीं ठंडक महसूस हो रही है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं देहरादून और आसपास के जनपदों में बारिश देखने को मिल रही है। इसके साथ ही साथ अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में तेज आंधी तूफान शुरू हो गया है और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि बीते दिनों से लगातार हम देख रहे थे भीषण गर्मी से लोगों का जो जीवन था वो बेहाल हो रहा था। लोग घरों से निकलने में परहेज कर रहे थे और लोग बीमारियों का भी सामना कर रहे थे, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे
थी, आसमान से पूरी तरह आग बरस रही थी और लोग तरह तरह के उपाय भी कर रहे थे। और गर्मी से राहत पाने के लिए कहीं ना कहीं लोग गंगा घाटों पर अपना जीवन यापन कर रहे थे, पूरे दिन वहीं पे गुजार रहे थे। लेकिन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि लोग अब कहीं ना कहीं गर्मी से निजात पा सकेंगे और लोग राहत की सांस ले सकेंगे। बिल्कुल संजय, लोगों को राहत मिली है। उधर देहरादून का भी हाल जान लेते हैं। अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, देहरादून में कैसी स्थिति है, क्या कुछ तापमान है? बिल्कुल आंचल, दोपहर तक की तो तेज धूप थी। करीब पारा करीब 44 डिग्री से 45 डिग्री के आसपास पारा था। लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा जो है 1 से 1:30 बजे के आसपास की अगर बात है तो हल्की धीमे धीमे बारिश हुई और तेज आंधी चली। अब चूंकि इस समय की अगर स्थिति की अगर बात करें तो मौसम बिल्कुल सुहावना हो गया। जो टूरिस्ट आ रहे हैं राजधानी देहरादून या मसूरी जो जा रहे हैं उनके लिए थोड़ी राहत मिल गई है। राजधानी देहरादून के जो स्थायी निवासी हैं उनको थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। और अभी भी अगर स्थिति की अगर बात करें तो आसमान में बादल छाए हुए हैं और बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया, अगले 2 दिन में बारिश हो सकती है, लोगों को गर्मी से निजात मिल सकती है। जहां पारा 45 से 50 डिग्री के आसपास जहां पारा चल रहा है, चाहे वो देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, उधम सिंह नगर की अगर बात करें और पहाड़ों की अगर बात करें, पहाड़ों पर भी जिस तरीके से इस बार गर्मी देखने को मिली है, पारा 40 से 45 डिग्री के आसपास, चाहे वो चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, बागेश्वर हो, चंपावत हो, पिथौरागढ़ हो, वहां पर भी पारा 40 से 45 डिग्री के आसपास देखने को मिल रहा था। लेकिन अब मौसम के थोड़े से मिजाज अच्छे होने से लोगों को राहत मिलेगी। पहाड़ों पर भी अब बारिश जब होगी, चूंकि कल गोपेश्वर में बारिश हुई, उससे पहले पिथौरागढ़ में बारिश हुई, तो जब जगह जगह बारिश हो रही है तो उससे जो तापमान है उसमें गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। जी हाँ, ठीक है संजय, देखिए हरिद्वार में तापमान फिलहाल क्या है वो भी जानना चाहेंगे। साथ ही साथ कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है। ये ऑरेंज अलर्ट कितने दिन के लिए जारी किया है? हरिद्वार जिले की बात की जाए तो हरिद्वार में लगातार किसान हो या आम आदमी हो, दोनों ही व्यक्तियों को लगातार हम देख रहे हैं कि एक उम्मीद है बारिश की, क्योंकि बारिश न आने के चलते जो लोग हैं वो बेहद परेशान है। किसानों की फसल भी बर्बाद हो रही है। अगर तापमान की बात की जाए तो तापमान 40 से 45 डिग्री यहाँ कई दिनों से देखा जा रहा है, जिसको लेकर आम जीवन ही नहीं जानवर भी बहुत परेशान हो रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग की ओर से 18, 19 और 20 को बारिश की जो ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया था। अब देखने वाली बात होगी क्या बारिश आती है या फिर लोग ऐसे ही उम्मीद करते रहेंगे। आंचल, ठीक है अनुज, देखिए जब भी बारिश होती है या फिर चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलती है, मौसम ठंडा होता है, तो लोगों के चेहरे अपने आप ही खिल उठते हैं। खास तौर पर उन लोगों के जो मैदानी इलाकों से पहाड़ों पर घूमने गए हैं, इस मकसद से गए हैं कि पहाड़ों पर थोड़ी सी राहत मिलेगी, ठंड होगी। और जब वहां जाकर के देखते हैं कि वहां पर भी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है तो लोगों के चेहरों पर निराशा देखने को मिलती है। अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, बारिश हो चली है, तो पर्यटकों के चेहरे तो खिल उठे होंगे। आम जनता के चेहरे, वहां पर जो लोग हैं, जो वहां पर लोग रहते हैं, वहां के चेहरे खिल उठे होंगे, वहां की जनता खुश होगी। अलर्ट जारी कर दिया गया, कितने दिन के लिए अलर्ट जारी किया है? और क्या अगर 4 या 5 दिन तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया तो 4-5 दिन के बाद फिर एक बार से लोगों को ऐसे ही चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से आज हल्की बारिश देखी गई राजधानी देहरादून में, उसके बाद से चूंकि गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही थी, 45 से 50 डिग्री के आसपास जो पारा जा रहा था, लोगों के चेहरे पे खुशी दिखाई दी। लोग खुल करके घर से बाहर निकले। जैसे ही बारिश होने लगी, लोग नहाने के लिए घर से बाहर निकल आए, क्योंकि इतनी गर्मी से जो है लोग परेशान हो चुके थे। आप ये 122 सालों का जो रिकॉर्ड था वो टूटा हुआ है राजधानी देहरादून में, क्योंकि करीब 10 से 15 साल से तो गर्मी यहाँ पे पड़ी नहीं। दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें, नोएडा की अगर बात करें, हरियाणा हिमाचल की अगर बात करें तो वहां जरूर गर्मी पड़ती थी। लेकिन राजधानी देहरादून में जो टूरिस्ट आते थे वो इसी वजह से आते हैं कि देहरादून या मसूरी में हमें गर्मी नहीं मिलेगी, हमें थोड़ा सा ठंडक मिलेगी, जिससे हमें निजात मिलेगी गर्मी से। लेकिन इस बार रिकॉर्ड जो टूटा है, उस रिकॉर्ड के कारण आज जिस तरीके से हल्की बारिश हुई है तो लोगों के चेहरे भी खिले हुए। साथ ही साथ जो मसूरी पर्यटक जा रहे हैं उनके भी चेहरे पे भी खुशी मिली है, क्योंकि जिस तरीके देहरादून में हल्की बारिश हुई, मसूरी में भी जो है हल्की बारिश हो रही है और लगातार मसूरी में बारिश हो रही है, तो वहां पर भी पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं। अगर बात करें, चूंकि आप अगर मेरे पीछे देख रहे होंगे तो हल्की बारिश फिर से राजधानी देहरादून में शुरू हो गई है, जिससे जो पर्यटक है उनको जो है बड़ी आसानी ठीक है अनुज, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। देखिए तेज हवाओं को लेकर के अलर्ट जारी किया है, झमाझम बारिश, तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन क्या कोई उम्मीद है बर्फबारी वगैरह होने की?
अनुज देखिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि जब बारिश को लेकर के अलर्ट जारी है किया गया है कि तेज बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है, क्या बर्फबारी की उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है पहाड़ों पर? बिल्कुल आंचल, केदारनाथ की अगर बात करें तो कल से केदारनाथ में लगातार बारिश जारी है। केदारनाथ की अगर बात करें तो वहां पे कुछ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। या अगर बात करें जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है हर्षिल की अगर बात करें तो वहां पे थोड़ी सी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल चूंकि बारिश चूंकि इतनी गर्मी पड़ चुकी है कि अब बारिश होना जायज है और बारिश के बाद ही लोगों के चेहरे पे खुशी नजर आएगी। हाई एल्टीट्यूड जो एरिया है, अगर बात करें माड़ा गांव के आसपास, तो वहां आपको हल्की से बर्फबारी देखने को मिल सकती है। अगर बात करें केदारनाथ के आसपास की जो क्षेत्र है वहां भी आपको बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से गर्मी जो तापमान बहुत ज्यादा, उससे ये लगता नहीं है कि मौसम में सुधार आएगा और बर्फबारी होगी। लेकिन फिलहाल बारिश की जो स्थिति ये है वो 2 दिन का अलर्ट जारी किया है। आप अगर मेरे पीछे थोड़ा सा अगर विजुअल आप देख सकते हैं तो इन विजुअल में आपको ये दिखाई देगा कि राजधानी देहरादून में बारिश हो रही है। बिल्कुल अनुज, बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही है, राहत मिली है और लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अनुज, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उधर चारधाम यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर काशी में यातायात पर रोक लगा दी गई है। रात 10 से सुबह 4 बजे तक यातायात पर रोक लगा दी गई है ताकि किसी भी यात्री को अप्रिय घटना का सामना ना करना पड़े, कोई हादसा ना हो। ये सोचते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। चारधाम यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए कड़ा कदम उठाया है ताकि यात्रियों की सुरक्षा रहे। उत्तर काशी में यातायात पर रोक लगा दी गई है। रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यातायात पर रोक लगाई गई है। रुद्रप्रयाग में हुए हादसे के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए ये अहम फैसला लिया है। दरअसल चारधाम यात्रा को लेकर के उत्तरकाशी में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक वाहनों के आवागमन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। आगामी मॉनसून सीजन में चारधाम यात्रा को सरल और सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने ये निर्णय लिया है। इसी के साथ गंगोत्री हाईवे पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र सोनागाड़ में अस्थायी पुलिस चौकी खोली गई है, जहां पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। चारधाम यात्रा के सुरक्षित संचालन के लिए पूर्ण में जारी विशेष कार्यक्रम, विशेष योजना संशोधन किया गया है। रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक का समय बताया जा रहा है जब यातायात पर प्रतिबंध रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।